शब्बीर ने गुजरावाला में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें शौहर को अचानक अपनी बीवी के किरदार पर शुबा हो गया था और फिर घर देखते ही देखते जहन्नुम में तब्दील हो गया। अब्दुल सत्तार का फोन मुसलसल बज रहा था और वो कॉल सुनने से झिझक रहा था। फोन की घंटी बजना बंद हुई तो सत्तार ने फोन बंद कर दिया और चादर तान कर सो गया। इसी दौरान उसकी बीवी नजमा किसी काम से कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसका शौहर अब तक सो रहा था। नजमा ने एक नजर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा, फिर शौहर के सरहाने रखा हुआ फोन उठाया। उसे फोन ऑफ देखकर हैरत हुई। उठो, क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं जाना तुमने? और ये फोन क्यों बंद है? अरे वही सोने तो मुझे कहीं नहीं जा रहा और मेरा फोन मत खोलना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर नौकरी चलेगी ना तो रोते हुए मत आना। ये बताओ उठाऊं कब? रात भर का जागा हूँ मैं, दोपहर से पहले मत उठाना मुझे। अब जा, मुझे सोने दे। सत्तार की बीवी ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान का सांस लिया और शौहर के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से बंद करके बाहर निकल आई, फिर खुद कलामी करने लगी। अच्छा है, सोते रहो, हमें क्या। सत्तार की बीवी दूसरे कमरे में गई, कमरा अंदर से बंद किया, फिर बिस्तर में घुसने से पहले तकिया ऊंचा किया, बेड की दराज में हाथ डालकर फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने से पहले बेड के साथ मौजूद खिड़की के पर्दे का जायजा लिया कि कहीं बाहर से कुछ नजर तो नहीं आ रहा। मुतमईन होने के बाद नजमा ने किसी को फोन मिला दिया। गुजरावाला में सैटेलाइट टाउन के इलाके कोट हबीबुल्ला का रिहायशी अब्दुल सत्तार एक सरकारी इदारे का मुलाजिम था। साल 6 माह के बाद जब वो छुट्टियों पर घर आता तो उसका दोबारा दफ्तर जाने का जी नहीं चाहता था। नजमा से 7 बरस पहले शादी हुई थी, लेकिन शौहर की मुसलसल गैर मौजूदगी ने अपना रंग दिखा दिया था और अब्दुल सत्तार की बीवी नजमा ने एक करीबी रिश्तेदार से मुबैना ताल्लुकात इस्तेवार कर लिए थे और नजमा का शौहर इस बात से लालिम था। मगर एक दिन हुआ ये कि जब आधी रात को अचानक सत्तार की आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी बिस्तर से गायब थी। सत्तार ने कमरे की लाइट जलाई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सत्तार कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बीवी दालान में बेखबर सो रही थी और उसका फोन वहीं उसके पास पड़ा हुआ था। सत्तार ने खामोशी से फोन उठाया और वापस अपने बिस्तर पर आ गया। अब वो फोन का जायजा ले रहा था, फिर एक ऐसे नंबर पर उसकी नजरें जम गईं जिस पर आधी रात को कॉल की गई थी। अब्दुल सत्तार को पहली बार अपनी बीवी पर शक हुआ था कि वो किसी गैर मर्द से बातें करती थी। इस वाकये के बाद सत्तार ने बाकायदा अपनी बीवी की जासूसी करना शुरू कर दी थी। इस जासूसी के लिए सत्तार ने दफ्तर ही जाना छोड़ दिया था, जिस पर दफ्तर ने उसे नोटिस देकर बुलाया और बगैर इतला छुट्टियां करने पर महकमा जाती कार्रवाई करते हुए पहले तो उसे सजा सुनाई, फिर बाद में नौकरी से फारिग कर दिया। नौकरी खत्म होने के बाद सत्तार अपनी बीवी और ससुरालियों से बुरी तरह नाराज हो गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सत्तार की बीवी अपने रिश्तेदार बाबर से फोन पर चहक चहक कर बातें कर रही थी। सत्तार को बीवी पर शक तो पहले ही था। वो बिजली की सी तेजी के साथ बीवी के करीब पहुंचा और उसके हाथ से फोन छीनकर कानों पर लगा लिया। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? अगर मर्द का बच्चा है तो अपने बाप से बात करना। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न पाकर सत्तार बीवी की तरफ गजबनाक नजरों से मुड़ा। कौन था ये? किससे बात कर रही थी तू? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वो मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया हूं मैं अंधा नहीं हूं। मुझे पता है कि इस खेल के पीछे तेरी आवारा भाभी का हाथ है। वो गंदी मछली तुझे भी गंदा कर रही है। खबरदार मेरी भाभी के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो पूछूंगा मैं उससे जाके। बड़ी पारसा बनती है ना वो। हाँ, जाओ पूछ लो। अभी तक तो सत्तार को यही मालूम हुआ था कि उसकी बीवी अपनी भाभी के रंग में रंग कर गुनाह का खेल खेल रही थी, लेकिन सत्तार को 2-4 दिन के बाद ही एक ऐसी बात पता चली कि उसका दिमाग फक से उड़ गया।
शब्बीर ने देखा कि सत्तार किसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाजा खुला तो नजमा की भाभी दरवाजे पर थी। जमील भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और नजमा कहाँ है? वो नहीं आई? आए, अंदर आए। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछना आया और मुझे बिल्कुल सच सच बताना। हाँ हाँ भाई, सब खैरियत तो है ना? खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं हुआ? अंदर आके बैठे ना। मैं बैठने नहीं आया, मुझे आज सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले कि सत्तार कोई सवाल करता, नजमा की भाभी ने इशारे से रुकने के लिए कहा, क्योंकि फोन की घंटी बज रही थी। हेलो। भाभी ने फोन कानों से लगाया, मगर उस वक्त तक कॉल मिस हो चुकी थी। हेलो। पता नहीं कौन था, रॉन्ग नंबर। भाई, आपका काम तो सही चल रहा है ना? नौकरी? हाँ हाँ, आप लोगों ने बहुत सुकून दिया ना मुझे कि मैं इत्मीनान से अपनी नौकरी कर सकूं। क्या हो गया भाई, क्यों इतनी जली कटी बातें कर रहे हैं आप? तो और क्या करूं भाभी? देखें भाभी, आपका जिंदगी गुजारने का अंदाज अपना होगा, मगर क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं? अब सत्तार तकरीबन फट पड़ा था। आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। आपका भाई मेरी बीवी को वरगलाता रहा और आप चुपचाप तमाशा देखती रही। मेरे भाई ने तुम्हारी बीवी को वरगलाया? अरे तुम्हारी बीवी ने तो मेरे भाई को फंसाया है। जाहिर है, जब अपनी बीवी को टाइम नहीं दोगे तो बस। अब अगर इससे आगे एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और मेरे बच्चे रुल जाएंगे, और इस सब की वजह तुम होगी भाभी। तुम्हारे बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे नहीं तो तुम्हारे नहीं, माफ करना, मेरे भाई के हैं। क्या? चाहे तो तुम डीएनए करवा लो। बीवी की बेवफाई और नौकरी के खात्मे के दुख के बाद बच्चों की वल्दियत की हकीकत सामने आने के बाद सत्तार पर जुनून तारी हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी सास, ससुर और अपनी बीवी की भाभी को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था। वाकई के बाद शब्बीर ने जो कयामत का मंजर देखा वो ये था। वाकई के मरकजी मुलजिम सत्तार ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। रीज़न सर, मेरी सालेहार के कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मैंने एसएचओ साहब को कलमबंद करवाए हैं, मगर मैंने उसके अलावा मेरी कोई ऐसी बिना नहीं, कोई वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं मारने की। सिर्फ यही एक वजह थी जो मैंने एसएचओ साहब को कलमबंद करवाए हैं। पुलिस ने इस केस के बारे में जो तफसीलात बताई थी वो भी सुन लीजिए। चंद दिन पहले मैं उनके घर गया था वाइट वॉश करने के लिए, तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी बीवी जो है उसके मेरे भाई के साथ नाजायज तल्लुकात है, और ये जो बच्चे हैं ये भी तुम्हारे नहीं है बल्कि मेरे भाई के हैं। इस तरह की उसने बातें की इसके साथ, और ये फिर अपने घर चला गया। ये कहते हैं कि 2-3 दिन मैं ये सोचता रहा, इसने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ और मुझे गुस्सा आता रहा है। 2 दिन बाद फिर मैंने ये प्लान किया कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने साले की बीवी जो रबीना कमल है, जिसने इससे ये बात की थी कि तुम्हारी बीवी के मेरे भाई से तल्लुकात है, उसे कत्ल कर दिया। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया है और तहरे कत्ल में मुलव्विस कातिलों को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि जाती मफाद के नजदीक बाज औकात इंसान सारी अखलाकी कदरों को पामाल कर देता है। मेहर वफा, मुरव्वत और मोहब्बत बेमायने लगने लगती है, खून सफेद हो जाता है और फिर इंसानियत मातम करने लगती है। शब्बीर ने ऐसा ही एक वाकया बिहाड़ी में देखा है, जहां एक 6 साला बच्ची अपनी फुप्पी से शदीद मोहब्बत करती थी। ये घर जिसके बड़े से आंगन में सूखा हुआ दरख्त लगा है और जहां बकरियां मिनमिनाती और जुगाली करती नजर आ रही हैं, इसी घर की छत पर जाने वाली सीढ़ियां और इसी घर के कमरे की दीवारें एक ऐसी कहानी की गवाह हैं जो अचानक शुरू हुई और अचानक खत्म हो गई। कहानी खत्म हुई तो शब्बीर ने देखा कि गांव की औरतें खामोशी से सोगवार बैठी थीं, लेकिन एक औरत जो चादर लपेटे हुई थी बेचैन और परेशान नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसने आंसू जब्त करने का कोई तरीका सीख लिया हो। ये था बिहाड़ी का नवाई गांव 37 WB, जहां रहती थी रजिया माई नामी औरत, और उस घर में एक 6 साला बच्ची जो रजिया माई की भांजी थी, खेल कूद के दौरान छत पर चली गई थी। फिर उसका पांव फिसला और वो छत से गिरकर हलाक हो गई।
नागहानी पर किसका बस चला है। शब्बीर को भी बच्ची की नागहानी मौत का अफसोस था, लेकिन जब वो रजिया माई के घर पहुंचा तो उसके दरो दीवार उसे और ही कोई कहानी सुनाने लगे। फिर शब्बीर ने देखा कि सादा लिबास एहलकार रजिया माई के घर के दरो दीवार का जायजा ले रहे थे। कमरे की दीवारों पर उन्हें खून के धब्बे भी नजर आए और शायद सीढ़ियों पर भी किसी जुल्म की कहानी मौजूद थी। 6 साला फातिमा की छत से गिरकर मरने की खबर मिली तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आई और अपनी बच्ची की लाश सीने से लगाकर ले गई। लेकिन कहा, यही सवाल वो कहानी है जो शब्बीर को बाद में पता चला। कहानी कुछ इस तरह थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 6 साला फातिमा की माँ नसीम बीबी अपनी बेटी की किसी बात पर गुस्सा कर रही थी और फातिमा भी किसी बात की जिद कर रही थी। फातिमा, मैंने मना कर दिया ना तुझे, वो माँ नहीं जाएगी। अम्मा मुझे जाने दो, मुझे अब्बू की याद आती है। फातिमा, अब तेरे नए अब्बू आ गए। मगर मुझे अब्बू के पास जाना है और फुप्पा की भी याद आती है। जा दफा, कोई मारे पीटे तुम मुझसे आके मत कहना। जा दफा हो जा। 6 साला फातिमा के माँ बाप के दरमियान तलाक हो गई थी। फातिमा की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और फातिमा की माँ ने खर्चे के लिए अदालत में मुकदमा दर्ज करा रखा था। फातिमा के बाप अदालत के हुक्म के मुताबिक अपनी बेटी की अखराजात जमा करवाता रहा था, लेकिन जब कुछ अरसे तक उसने अखराजात जमा नहीं करवाए तो अदालत ने 1,20,000 रुपए यकमुश्त जमा कराने का हुक्म दे दिया था और फातिमा का बाप काफी परेशान था। एक दिन शब्बीर ने यह भी देखा कि फातिमा का बाप अपनी बहन के पास बैठा हुआ था। वो काफी परेशान लग रहा था क्योंकि अदालत ने अखराजात जमा करने की जो तारीख मुकर्रर की थी वो नजदीक आ रही थी। फिर शब्बीर ने देखा कि फातिमा की फुप्पी ने अपने भाई को तसल्ली देते हुए कुछ समझाने की कोशिश की। भाई देख, तेरी बीवी तो चली गई है, तो तू उसकी बेटी का खर्चा क्यों उठा रहा है? मना कर देना अदालत को। तू तो ऐसे कह रही है जैसे अदालत मेरे अपने घर की है। खर्चा नहीं दूंगा ना तो बंद करवा देगी वो मेरे को। हाँ, ऐवे बंद करा देगी। वैसे भाई एक बात कहूँ, तेरी तो बीवी थी ही खराब। अब थी ना, अब तो नहीं है, चली गई। बाजी, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो औरत मुझे खुदकुशी करने पे मजबूर कर देगी। हाँ, तू तो है ही डरपोक। एक दफा कह क्यों नहीं देता कि मैं फातिमा का खर्चा नहीं उठा सकता? फिर देखती हूँ। शब्बीर ने देखा कि फातिमा की फुफी अचानक किसी गहरी सोच में चली गई और जब वो इस सोच से बाहर निकली तो खासी मुतमईन नजर आ रही थी। अरे भाई, तू परेशान ना हो, है? तू ऐसा कर, अदालत में बता दे कि तेरे पास ना पैसे ही नहीं है, इंतजाम ही नहीं हुआ, खत्म। ए, चाय पिएगा? हाँ बाजी, पिला दे। अच्छा, मैं अभी लेकर आती हूँ। फातिमा की फुफी नीचे आंगन में गई और बकरी का दूध दूहने में मसरूफ हो गई। इसी दौरान उसकी भतीजी 6 साला फातिमा खेलती हुई घर में दाखिल हुई और फुफी से लिपट गई। आई कमाल, चल हट। और तू यहाँ क्यों आई है? हैं? तेरी अम्मा ने देख लिया ना तो तेरा कत्ल कर देगी। अम्मा से पूछ के आई हूँ। फुप्पो फुप्पो, आपने कहा था पराठे बना के खिलाऊंगी। चल हट, बना के खिलाती हूँ। और इधर सुन, अम्मा को ना बताना कि तू यहाँ आई थी, वरना वो तेरा कीमा बना देगी। चल आ, ये बना के दूं। चला। उस रोज फुप्पी के घर में खेल कूद के दौरान फातिमा छत से गिरकर मर गई थी। फातिमा की मां ने बेटी की मौत को रज़ाए इलाही समझकर उसकी तदफीन की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने फातिमा के दूसरे बाप से तफ्तीश शुरू कर दी, क्योंकि फातिमा की दादी ने इल्जाम लगाया था कि फातिमा को उसके दूसरे बाप ने कत्ल किया था। कत्ल की इत्तला के बाद सादा लिबास एहलकारों ने फातिमा की फुफी के घर का जायजा लिया तो पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी कि फातिमा की मौत तबई नहीं थी, क्योंकि कमरे और सीढ़ियों पर खून के धब्बे पाए गए थे। लेकिन पुलिस ये समझने से कासिर थी कि अगर फातिमा के दूसरे बाप को फातिमा को कत्ल करना था तो वो ये काम अपने घर में भी कर सकता था। फातिमा की फुफी के घर कैसे आया, बस यहीं से पुलिस का शक फातिमा के बाप और उसकी फुफी पर चला गया। मजीद तफ्तीश की गई तो फातिमा की फुफी ने कत्ल का एतराफ कर दिया। फातिमा की फुफी ने अपने भाई को अदालतों के चक्कर से बचाने के लिए फातिमा को डंडे मार मार कर कत्ल कर दिया था।
और फिर लाश छत से फेंककर फातिमा की मौत को तबाही मौत जाहिर करने की कोशिश की थी। फातिमा की फूफी का ख्याल था कि फातिमा मर जाएगी तो उसका भाई बच्ची के अखराजात अदा करने से बच जाएगा। ये है फातिमा की सोगवार माँ, जिसकी मासूम बच्ची को उसकी फूफी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था ताकि उसके अखराजात न देने पड़े। उन्होंने मां प्यो जेड़े भतीजे बैठे उन्होंने पता है, उन्हें घर सदवात सब कुछ करा के फिर मारे। जेड़ी सजा मेरी बच्ची नु आई वो सजा उन्हें आवे। बच्ची दे जेड़े पिछले ने मतलब उसका दादा दादी उन्हें पुलिस ले आंदी भी ना बच्ची साडी मारी। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਵਿਖਾਏ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਆ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ तो वो सानू इस मुलवस करना चाहते हैं। बहरहाल किया उन्होंने आप। शब्बीर को इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ पता चला था वो ये है। अगे जी 4 तरीक आ रही है अगली मार्च की, उस 4 तरीक को उन्होंने जज साहब ने सख्ती नाल आख्या भी तुसी इहदा खर्चा जो पिछला जमा है 1,20,000 रुपये तुसी जमा कराओ। उसने आदि धी नूं घरे सद्या, उस आख्या भी ये जो खर्चा मैं उन्होंने देवणो तू लै लै ते इनू वैसे इहदा खाता ही खत्म कर दे ते पाप उन्होंने ते देने। अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है, जेड़ा भी हो अल्लाह पाक सबूत अपने आप ही दे छड़े। मेरा मुतालबा है कि जिस तरह साडे नाल होई है असीं उन्हां नाल यही मुतालबा चाहते हैं कि हुकूमत जिहड़ी है सानू इंसाफ देवे और इसे तरह ही मौत देवे कि जिस तरह ना बच्ची ने मारे। कोई इसमें डिग्री हुआ था 1 लाख रुपया, वो डिग्री का छुपाने के लिए इन्होंने मासूम बच्ची का ये कत्ल किया और ये इसका मुकदमा नंबर 76/16 दर्ज हो गया। शब्बीर ने मासूम सी बच्ची के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है और बच्ची के कातिलों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुल्तान में एक दिलखराश वाकया देखा है। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और बाप इतना मजबूर था कि उन बिलकते बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम तक न कर सका। आप भी देखिए। वो रात कयामत की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा और मुकम्मल खामोशी। बड़े घने दरख्तों से हवा टकराती तो ऐसा लगता जैसे पूरे माहौल में आसेब नाच रहे हों। शब्बीर ने देखा कि कोई शख्स रात के अंधेरे में उसी रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। उस नामालूम शख्स की चाल ढाल पुरस्रार थी और वो इधर उधर देखे बगैर आगे ही बढ़ता चला गया। शब्बीर ने उस शख्स का पीछा किया तो वो खामोशी से एक पुराने कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, जहां कब्रों की वजह से पांव तक रखने की जगह नहीं थी। नामालूम शख्स जहां कदम रखता किसी कब्र की मिट्टी गिरती और वो पुरस्रार शख्स खुद को संभालने की कोशिश करता। उस शख्स के हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी गुप अंधेरे में इंतहाई पुरस्रार लग रही थी। फिर शब्बीर ने उस शख्स को एक कब्र पर खामोशी से खड़े हुए देखा और फिर दूसरे ही लम्हे शब्बीर ने रात की तारीकी में चमकता हुआ एक कुदाल देखा जो जमीन के सीने को चीर रहा था। कुदाल जमीन पर बरसता रहा और फिर देखते ही देखते 4-5 कब्रें खुदी हुई नजर आने लगी। कब्रें खोदने वाला शायद गोरकन था। शब्बीर ने इस पुरस्रार वाकये को देखने के बाद जब दूसरे रोज मुल्तान की शमसाबाद कॉलोनी से गुजर रहा था तो उसे कुछ बच्चे मदरसे से घर की जानिब दिखाई दिए। इन बच्चों में 8 साला बच्ची ज़ैनब भी शामिल थी जो अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शब्बीर ने देखा कि 8 साला बच्ची ने घर में जाते ही अपना बैग एक तरफ फेंका और फिर उसने सीधा बावर्ची खाने का रुख किया। बच्ची शदीद भूखी थी। उसने जल्दी जल्दी बावर्ची खाने में रखे बर्तनों में हाथ डालना शुरू कर दिया। रोटी की पिटारी खाली थी और पतीलियों में भी कुछ नहीं था। बच्ची ने शदीद भूख से निढाल होकर अपना पेट पकड़ लिया और जब बाहर आई तो उसका बाप मुंह मोड़े खामोशी से बैठा था। बच्ची भागती हुई बाप के पास आ गई। अब्बा, मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। और अम्मी कहाँ है? ज़ैनब मेरा बच्चा, बस 1 सेकंड रुक जा, मैं भी तुझे खाना देता। अब्बू, मैंने पूरे किचन में देख लिया, खाना नहीं है। बेटा मुझे मालूम है, बस थोड़ी देर रुक जा। बाप अपनी बेटी को तसल्लियां देता हुआ उठा और सामने रखा एक पानी से भरा हुआ गिलास उठा लिया। ये ले मेरा बच्चा,
पानी पी ले। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। ज़ैनब, तू अपने अब्बू की सबसे अच्छी बच्ची है ना, पी ले पानी। अपने अब्बा की बात नहीं मानेगी। पी ले बेटा, इससे तेरी भूख कम हो जाएगी। तब तक मैं तेरे लिए बाजार से कुछ ले आऊंगा। ये मुल्तान की शमसाबाद कॉलोनी का रिहायशी 48 साल आसिफ था, जो सोने चांदी के जेवरात बनाने का काम करता था। लेकिन अचानक वो इतना मकरूज हो गया था कि घर में रोटी तक के लाले पड़ गए थे। आसिफ ने शमसाबाद कॉलोनी में घर छोड़ दिया था और पाक गेट में दूसरा घर किराए पर लेकर सामान मुंतकिल कर दिया था। उसकी बीवी एक छोटे बच्चे को लेकर नए मकान में गई हुई थी और आसिफ ने अपनी बीवी से कहा था कि बच्चों को मदरसे से वापस आने के बाद वो उन्हें भी वहां ले आएगा। मगर उस रोज आसिफ ने कर्ज के दबाव और शदीद गुर्बत की वजह से अपने भूख से बिलखते बच्चों को जहर पिलाकर खुद भी जहर पी लिया था। शब्बीर ने देखा कि 8 साल भूखी प्यासी ज़ैनब घर में बेहोश पड़ी थी और उसका बाप अपनी बेटी के नन्हे नन्हे हाथों को चूम रहा था। शब्बीर ने देखा कि आसिफ की आंखों से आंसू जारी थे। फिर उसने बेटी को सीने से लगाया तो दूसरे ही लम्हे तो उसके हाथों की गिरफ्त कमजोर हो गई। बेटी उसके हाथों से छूट गिरी और खुद आसिफ भी जमीन पर गिर पड़ा था। जहर अपना काम कर चुका था। कर्जों और भूख से तंग आसिफ और उसकी 8 साल बेटी ने दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरे कमरे में आसिफ के 2 और बच्चे भी जहर पीने से बेहोश हो चुके थे। ये दिलखराश वाकया देखने के बाद शब्बीर का माथा ठनका और उसे एक रोज पहले पेश आने वाला वो वाकया याद आ गया जब उसने सुनसान और वीरान कब्रिस्तान में एक पुरस्कार शख्स को देखा था जिसकी मौजूदगी में कब्रें खोदी जा रही थी। शब्बीर ने एक बार फिर उसी कब्रिस्तान का रुख किया। शाम ढल चुकी थी और कब्रिस्तान में हू का आलम था। शब्बीर कब्रों के दरमियान से होता हुआ कब्रों के साथ बने हुए एक छोटे से घर का दरवाजा खटखटाने लगा। घर से जो शख्स बाहर निकला वो गोरकन था। शब्बीर ने एक रोज कब्रिस्तान आने वाले पुरस्कार शख्स के बारे में मालूमात हासिल की और जब शब्बीर को ये पता चला कि वो शख्स 4 बच्चों का बाप आसिफ ही था तो शब्बीर के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और वो सोचने लगा कि आखिर वो इतनी कब्रें क्यों खोद रहा था। थोड़ी ही देर में शब्बीर को सारे मामले का इल्म हो गया। आसिफ ने बच्चों को जहर देने से पहले ही उनकी कब्रें तैयार कर ली थी। आठ साल भूख से बिलखती बच्ची को अपनी कसम देकर जहर पिलाने वाला बाप जहर की वजह से खुद भी न बच सका। 8 साल ज़ैनब ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी, जबकि आसिफ के 2 बच्चों को डॉक्टरों ने बचा लिया था। शदीद गुर्बत, भूख और गुर्बत से दिलबर्दाश्ता होकर बच्चों को जहर देकर उन्हें हलाक करने के वाक़े ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। बाप बेटी को कब्रिस्तान में उन्हीं खबरों में दफनाया गया था जो खुद आसिफ ने अपने और अपने बच्चों के लिए खुदवाई थी। आसिफ के एक करीबी रिश्तेदार का कहना था कि आसिफ कर्ज की वजह से परेशान था। लेके और शमशाबाद ले गए सीधा, तो बच्चे कहते कहाँ लेके जा रहे, कहते हम सैर करने जा रहे हैं। तो घर जा रहे हैं, इन्होंने किया मकान चेंज, तो कहते सामान उठा लो। वहाँ गए तो कहते पानी में कोई चीज़ मिक्स करके पहले जाए नमाजें बिछाएंगे, फिर नमाज पढ़ाइए, तस्वीर पढ़ाएंगे। छोटी बच्ची है उससे पानी में जहर दिए, कहते वो सबको एक गिलास पिलाते गए। इस शर्मनाक वाक़े के बाद शब्बीर के जहन में मासूम सी 8 साल बच्ची का चेहरा घूमता रहता है जब वो भूखी प्यासी अपने घर आई थी और बाप की कसम पूरी करने के लिए जहर पी लिया था। शब्बीर शायद ही वो मनाजिर कभी भूल पाए जब 8 साल बच्ची बार बार मना कर रही थी कि वो पानी नहीं पिएगी, मगर बच्ची को क्या मालूम था कि उसका बाप तो पहले ही उसके लिए कब्र खोद चुका था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि गुर्बत तमाम बीमारियों की जड़ है। ना इंसान को 2 वक्त की रोटी मिल सकती है और ना ही वो अपना इलाज मुआवजा करा सकता है। मोती खैल में एक बच्चे ने इंतहाई गरीब मजदूर के घर जन्म लिया था।
4 साला सजावल अपने छोटे भाई के साथ आंगन में खेल रहा था। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। कभी एक भाई गिर पड़ता तो दूसरा भाई गेंद लेकर भाग जाता, फिर गिरने वाला भाई उठता और दूसरे भाई के पीछे भागने लगता। इसी दौरान बच्चों का मेहनतकश बाप घर वापस आया। बच्चों को खेलता देखकर तो उसका चेहरा खिल उठा। वो वहीं पलंग पर बैठ गया। इस दौरान बच्चों की माँ अपने शौहर के लिए खाना ले आई। बच्चों के बाप ने अभी एक निवाला ही मुंह में रखा था कि 6 साला सजावल दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा। माँ बाप ने मुड़कर देखा, ये एक आम सी बात थी। बाप दोबारा खाना खाने में मसरूफ हो गया, लेकिन जरा सी देर में जब बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए और वो समझ गया कि गिरने की वजह से बच्चे को शदीद चोट लगी हुई थी। दोनों माँ बाप बच्चे के पास पहुँच गए। बाप ने बच्चे को प्यार किया और ये देखने के लिए कि उसे चोट लगी है कि नहीं, बच्चे को जमीन पर खड़ा करके छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे को बाप ने छोड़ा, सजावल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो। ये मंजर देखकर माँ घबरा गई। अरे मेरा बच्चा, इसे क्या हो गया? तू फिक्र मत कर, इससे ज्यादा चोट लग गई है। तू एक काम कर, सरसों का तेल गरम करके ला, इसके मालिश कर, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसे चारपाई पे बिठा दो। चल चल बेटा, मैं लेकर आती हूँ तेल। माँ बेटे को सहारा देकर पलंग पर ले गई। चुप हो जा मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा। तू तेल ला जल्दी से गरम करके। हाँ मैं लाती हूँ। बाप भी बेटे के पास आकर बैठ गया और उसे प्यार करने लगा। सीधी कर, इधर दर्द हो रहा। मियांवाली के इलाके मूसा खेल के नवाही गांव दलीली वाला के मेहनत कश गुलाम अब्बास का बेटा बचपन ही से चलने फिरने से माजूर हो गया था और मजबूर बाप गुज़िश्ता 4-5 बरस से बेटे को लेकर अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था, लेकिन खातिर खा रकम न होने की वजह से सजावल का इलाज न हो सका। शब्बीर को सजावल की बीमारी की खबर मिली तो एक दिन वो उसके गांव पहुंच गया। शब्बीर ये देखकर हैरान रह गया कि 9 साला सजावल के मासूम से चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो अपनी कुव्वत इरादी की मदद से अपने नाकारा पांव को जमीन पर रखने की कोशिश कर रहा था। पलंग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की कोशिश में सजावल का सांस फूलता नजर आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शायद उसे मालूम हो गया था कि उसे अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। फिर शब्बीर ने देखा कि छोटे से माजूर बच्चे ने ज्यादा फासला कम वक्त में तय करने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद कर लिया था। वो खाली गेंद पर हाथ रखे उसे आगे की तरफ ढकेलने लगा। शब्बीर खामोशी से ये मनाजिर देखता रहा और सोचता रहा कि इस बच्चे का इलाज क्यों नहीं हो सका, जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से पैदा हुआ। एक ऐसा शहरी जिसके तहफ्फुज़, तालीम और इलाज मालजे की जमानत आईने पाकिस्तान में दी गई है। शब्बीर को अपने इन सवालों का जो जवाब मिला वो इंतहाई अजियतनाक और अलमनाक था। शब्बीर को यूं लगा जैसे माशरे से एहसास रवादारी और जज्बे खैर सगाली खत्म होता जा रहा है और कोई किसी को पूछने तक के लिए तैयार नहीं। ये है वो मनाजिर जो शब्बीर ने देखे थे। शब्बीर सजावल की बुलंद हिम्मती देखकर लौट आया था, लेकिन कुछ दिनों में अच्छी खबर की उम्मीद में शब्बीर जब दोबारा सजावल के घर गया तो हालात जू के तू थे और सजावल का गरीब मेहनतकश बाप अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। आप भी सुनिए। ये बच्चा ही 8 साल थी न पे इलाज करवे न रहा। ये इलाज का बोल डॉक्टर देने बार मैं गरीब आदमी इलाज ना कर सकता। वजीर आला पंजाब दे गुजारिश है भाई मेरी को मदद की वने कि मैं इलाज करा सका। यह है वो खूबसूरत सा गाँव जहाँ बज़ाहिर जिंदगी पुरसुकून सी नजर आती है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि गांव के इस घर में खुशियां आने से झिझकती हैं। इस घर के दरो दीवार जिन पर गुर्बत और मजबूरी की मोहर सख्त है, इसी घर में सजावल ने आँख खोली थी। इसी पेड़ और इसी आंगन में वो एक रोज खेलने के दौरान अपाहज हो गया था। सजावल की इस मुस्कुराहट और बेसाख्ता हंसी को देखकर शब्बीर को यूं लगा जैसे सजावल दुनिया की बेहिसी पर मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो
कि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का भी यही कहना है कि इस मासूम बच्चे का इलाज होना चाहिए। सजावल ही नहीं बल्कि मुल्क भर में जितने भी माजूर और मजबूर बच्चे हैं उनका इलाज मुआवजा और तालीम का इंतजाम होना चाहिए। शब्बीर का कहना है कि सजावल की ये मानी खेज हंसी और मुस्कुराहट कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।